प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर का। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी आपको और क्या पढ़ना होता है? वो पढ़ना होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। याद रखिएगा बच्चों, कभी भी केमिकल बॉन्डिंग का जब पेपर आता है तो उसमें आपके पास प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया जाएगा। और ये प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको अंडरलाइन करके बताई भैया, ये प्रॉपर्टीज आपको समझनी पड़ती हैं, क्योंकि यदि आप इनको नहीं समझेंगे तो आपका एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज आप फिर सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे। वैसे तो मैंने आपको काफी देर तक बताया था कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। लेकिन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स परमानेंट लूज हो जाते हैं या गेन हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग से ही आपने देखा था कि यहीं से स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे काफी सारे डिफरेंसेस दिए गए हैं, 4, 5, 6, 7 काफी सारे डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर आप इसमें से कोई भी 4 डिफरेंस सही ढंग से याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। जैसे पहले बच्चों, सबसे मान्यता प्राप्त डिफरेंस जो सभी को लिखना पड़ता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब बच्चों शॉर्ट में इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट एक ही तरह की बात होती है। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हम उनको कंपेयर करना चाहें कि भाई अगर हम कंपेयर करना चाहें, अगर हम दोनों की प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज? बॉइलिंग पॉइंट वाली, ठीक है ना। तो यदि अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करना चाहें तो हमें दोनों के बारे में किस बात का डिस्कशन करना होता है? सबसे पहली बात बच्चों आती है कि दीज आर नॉन वोलेटाइल। बच्चों, वोलेटाइल वो होते हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बच्चों वोलेटाइल होते हैं। तो बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। एंड लो बॉइलिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो आप समझते ही है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी लिक्विड को हम वेपोराइज कर देते हैं, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। लिक्विड से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वही होता है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर को चाहिए होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी को गर्म करते करते अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओगे तो वो अपना पानी सारा गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये कह रहा है कि भैया जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सभी कुछ लो होता है। और बच्चों, मैंने उस दिन आपको बातों बातों बताया था कि भाई अगर आप इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे आपने मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, तो मैंने बताया था इसमें आयंस क्रिएट होते हैं, कैटायंस क्रिएट होते हैं, एनायंस क्रिएट होते हैं। तो ऐसे केस में कैटायन और एनायंस के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, मॉलिकुलर या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, प्लस और माइनस के बीच में तो बच्चों अट्रैक्शन होता ही है और वो ज्यादा होता है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे जो जो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एज कम्पेयर टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होता है। तो बच्चों, ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और इलेक्ट्रोवेलेंट यानी आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वोलाटाइल होते हैं और ये नॉन वोलाटाइल होते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा बच्चों। इसका रीजन भी दिया गया, ये रीजन ही मैं आपको इतनी देर से बता रहा था। भाई एग्जाम में आपका मन, अगर आप चाहो तो एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिख करके आ जाओगे तो इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना होगा भैया कि इसको काम करके ही आना होता है। उसके अलावा बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ये रीजन इन्होंने क्या लिखा है। रीजन भी देखेंगे तो आपके पास यही लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज आयंस, वही लिखा है ना। सो एज टू लार्ज ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन देम। ठीक है ना, इसलिए इनका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब हाई होता है, क्योंकि जो प्लस और माइनस कैटायन और आयंस क्रिएट होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। They have weak forces of attraction between the binding molecules, thus the less energy is required to break force of bonding. तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये महत्वपूर्ण डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और आपको ये अगर हेडिंग कवर करनी है अपने स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये हेडिंग डालनी पड़ेगी। दिस इज द, बेसिकली आप हेडिंग क्या डालेंगे? आप हेडिंग डालेंगे डिफरेंस
बिटवीन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, यही तो डिफरेंस पड़ेगा ना, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो बच्चों ये केमिकल बॉन्डिंग ही एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकता है। तो आपको ध्यान पूर्वक यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं वो सब ढंग से कंप्लीट करने होंगे। तो बच्चों अब क्या करना है, अगर आप इन कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस लिखना चाहें तो पहला डिफरेंस तो बच्चों मैंने आपको बताया ही कि ये नॉन वोलाटाइल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसी डिफरेंस को बच्चों मैं कट कॉपी पेस्ट करके आपके नोट्स में डाल देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। मेरे ख्याल से ये पहला डिफरेंस सारे बच्चे अब अपने नोट्स से लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये आपका दूसरा डिफरेंस हो गया जिसको मैंने आपको काफी देर तक एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने कहा कि भैया रीजन आप अपने मन से लिख लीजिए, बाकी जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों मैंने दोनों में ही आपको पहला पहला डिफरेंस बताया है, आशा करते हैं आपको ये याद भी रहेगा। ये दोनों का बच्चों पहला पहला डिफरेंस और बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, पेपर तो उसके बिना बनता ही नहीं है। चलिए भाई दूसरा डिफरेंस देखते हैं बच्चों, दूसरा डिफरेंस क्या लिखा है। दूसरा डिफरेंस जो बच्चों लिखा है अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, दे आर हार्ड सॉलिड्स कंसिस्टिंग ऑफ आयंस। ठीक है, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, दीज आर गैसेस और सॉलिड्स, मतलब जो लिखा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो फिर से बताते हैं बच्चों, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जिससे मिलकर के बने होते हैं वो आयंस होते हैं। ठीक है ना, जो पहला डिफरेंस लिखा है ना नेचर में, क्या लिखा है, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड जिससे मिलकर के बने होते हैं वो आयंस होते हैं, वो तो होते ही है। और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या मिला है, इसमें लिखा है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। फिर लिखा है ये हार्ड होते हैं, हार्ड तो होंगे ही क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो गैस और लिक्विड होते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान सा डिफरेंस लिखा हुआ है, हर बच्चा जो भी इस धरती माँ की रक्षा करता है वो उस डिफरेंस को लिख सकता है। तो ये दूसरा डिफरेंस आपकी धरती माँ के लिए, तो ये दूसरा डिफरेंस ये बच्चों मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, डिफरेंस नीचे चले जाते हैं, उनको टांग करके ऊपर लाना होता है। तो ये बच्चों आपका हो गया दूसरा डिफरेंस। यही दूसरा डिफरेंस आपको कहाँ से लेना है, कोवेलेंट कंपाउंड से भी लेना है। तो जल्दी से ले लो बेटा, ये आपका हो गया दूसरा वाला डिफरेंस। जितने भी प्यारे बच्चे हैं ये डिफरेंस उनको नजर आ रहा है रंग बिरंगा। तो ये बच्चों मैंने दूसरा डिफरेंस भी आपको लिख करके दे दिया। तो इसी बहाने बच्चों आपने कितने डिफरेंस देख लिए, 3 डिफरेंस देख लिए, क्योंकि आप तो होशियार आदमी हो, एक को 2 बनाना आपको तो आपको आता ही है कि नहीं। एक को 2 बनाना है तो कोई भी बना सकता है। चलिए बच्चों अब तीसरा डिफरेंस बनाते हैं, 3 लिख चुके हैं, चौथा डिफरेंस सॉल्युबिलिटी पे बनाते हैं। दीज आर soluble in water but insoluble in organic solvents। तो बच्चों ऐसा होता है ना कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना जिनके ऊपर प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होते हैं तो वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड। तो पोलर पोलर में ही डिसॉल्व होगा क्योंकि वाटर भी क्या है, पोलर है, वाटर भी क्या है, पोलर है। इसलिए लिखा है कि ये पोलर में डिसॉल्व होते हैं क्योंकि ये खुद पोलर होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, क्या, बेंजीन। बच्चों बेंजीन का तो फॉर्मूला क्लास 9th में ही था, उसका फॉर्मूला होता है C6H6। नहीं देखा होगा तो हम बताएंगे बाद में, लेकिन अभी याद रखिए कि केमिस्ट्री में क्या होता है, एक फंडा चलता है उसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो खुद पोलर होते हैं, इसलिए वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट होता है वो उसी में ही डिसॉल्व होंगे। लेकिन इनऑर्गेनिक ये सॉरी यानी ऑर्गेनिक्स में जो भी होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो डिसॉल्व नहीं होंगे। यहाँ बच्चों जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो बच्चों ये वाला डिफरेंस भी मैंने यहाँ से कॉपी करके लिख दिया है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये तीसरा डिफरेंस भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई तीसरा डिफरेंस सभी को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ये तीसरा डिफरेंस हो गया आपका, ठीक है। तो बच्चों
बल्कि मैं इसको 3 नहीं, इसको 4 बना देता हूँ आपके हिसाब से। 1 2 ये 3 और ये हो गया 4। अब बच्चे खुश हो गए कि सर 4 डिफरेंस तो हो ही गए। लेकिन मैं अभी भी मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि जब भी केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आता है तो उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्डिंग के बॉन्ड्स के बीच में, कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ये बच्चों आयंस होते हैं। तो आयंस क्या होते हैं बेसिकली? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना। और वो क्या होंगे? पुअर होंगे। एक अमीर होगा और एक गरीब होगा, क्योंकि सब अमीर हो जाएंगे तो गरीब कौन रहेगा, है कि नहीं है। चलिए भाई, ये बच्चों आपका हो गया नेक्स्ट वाला डिफरेंस। नेक्स्ट वाले डिफरेंस से लाइन खाली है, उसको छोटा कर दे। ये बच्चों हो गया ठीक। कौन सा डिफरेंस हो गया? पांचवा। और कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लिख सकते हैं ना? क्यों भाई? आप देखिए लिखा भी है कि आपके लिखा हुआ है ना कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये बात लिखी भी है। हाँ बताओ बेटा। इधर कुछ नहीं पूछना, उधर इधर बैठ जाओ, ये पूछ। हाँ बैठ जाओ, लाइट जला लो, एक बैठ जाओ, आराम से करो। स्टेप मार्किंग भी है, जितना कर पाओ ज्यादा अच्छे से करना। हाँ, मन से करो। चलो भाई, तो बच्चों आपके पास ये 5 डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से आपको लिख करके दे दिए हैं। चलिए भाई, 5 डिफरेंस के बाद हमारे पास ये डिफरेंस वाला पार्ट इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड्स में पूरा हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको और मजबूती मिलेगी। जैसे यहाँ पर बच्चों आपको मैंने लास्ट क्लास में तो ये होमवर्क में दे ही दिया था कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था N2 का, MgCl2 का, मीथेन का। ये तो आपने बना ही लिया था। अब बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, उससे और ज्यादा आइडिया मिलेगा। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे सारे बच्चे। दूसरा प्रश्न जैसा ही प्रश्न आपको मैंने करने के लिए भी दिया हुआ है ऑलरेडी। तो जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं सभी बच्चे दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। ये वाला प्रश्न क्या लिखा है बच्चों उसमें? इसमें एलिमेंट्स ए बी सी हैव एटॉमिक नंबर 17, 19 और 10। अरे वाह। अब लेकिन आप लोग को तो एटॉमिक नंबर पता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग ने घर में कोई काम तो किया नहीं। किया होता तो एटॉमिक नंबर याद हो जाते, क्योंकि घर जाके पढ़ते तो हो नहीं। तो फिर आप यहीं पे समझो कैसे करना है। तो बताओ, ये वाला बच्चा बताएगा कि 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का, बहुत बढ़िया। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। चलो बेटा अब बताओ 19 किसका होता है? पोटेशियम का, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यानी 2,8,8,1। 10 किसका होता है? देख देख के बता, लेकिन बता नहीं पा रहे। नियॉन नहीं, मीथेन। चलो 10 एटॉमिक नंबर आप लोग अपना देख करके तैयार करिए। सर नियॉन 10 एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का। नियॉन कहाँ पर होती है? बल्ब के अंदर होती है और वो प्रकाशित करती है हमारे घर को। चलिए भाई, एलिमेंट्स ए बी सी, इसका नाम है बच्चों ए, इसका नाम है बच्चों बी और इसका नाम है बच्चों सी। कह रहा स्टेट विच इज अ नॉन मेटल और विच इज मेटल और विच इज केमिकली इनर्ट। तो तुम कहोगे सर केमिकली इनर्ट तो थर्ड वाला है। ये क्या है? केमिकली इनर्ट। इनर्ट किसे कहते हैं? जो किसी से रिएक्ट ना करे। तो ये बच्चों क्या है? केमिकली इनर्ट, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद कहोगे सर जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो नॉन मेटल होगा। तो सर जो ए होगा ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इसको जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये स्टेबल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल। क्या होते हैं? नॉन मेटल। तो बच्चों ये हो गया आपका नॉन मेटल। और यदि आप बी वाला पार्ट देखेंगे तो बी वाले पार्ट में जो पोटेशियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर स्टेबल बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा? मेटल हो जाएगा। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होते हैं।
और नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है कि इनको दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स खींचने की ताकत होती है। चलिए बच्चों, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बच्चों ये बी वाला पार्ट देखते हैं। क्या है? राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय two of the above elements. क्या लिखा है? Write down the formula of the compound formed by two of the above elements. तो बच्चों इनर्ट वाला तो किसी से रिएक्ट करेगा नहीं। कौन रिएक्ट करेंगे? ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे। तो बच्चों हम ये सेकंड वाला पार्ट आपको कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। बच्चों ए की वैलेंसी क्या है? कहोगे सर 1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो स्टेबल हो जाता है। बी वैलेंसी क्या है? कहोगे सर बी की वैलेंसी भी 1 ही है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो सर ये तो 1:1 का है रेशियो, तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। ये तो बच्चों क्वेश्चन बड़ी जल्दी खत्म हो गया। इस क्वेश्चन का समापन ही हो गया पढ़ते ही। चलिए बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन के समापन के बाद यहाँ पर और भी कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास बच्चा आ चुका है। बच्चे का नाम है 17। चलिए, लिखा है एलिमेंट एम फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला MCl2। सारे बच्चे पहले इस प्रश्न को खुद पढ़ें। यदि उनसे नहीं हो पाएगा तब हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। 17वां प्रश्न बच्चों आपको खुद करना है। बच्चों जो 17वां प्रश्न है उसमें लिखा है एलिमेंट एम फॉर्म्स अ क्लोराइड विद फॉर्मूला MCl2। ठीक है, एलिमेंट एम फॉर्म्स अ क्लोराइड विद फॉर्मूला MCl2 which is a solid with high melting point। ठीक है, क्या है? एलिमेंट एम फॉर्म्स अ क्लोराइड। ठीक है, एलिमेंट एम क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? MCl2। ठीक है, तो बच्चों मैं MCl2 लिख ही लेता हूँ, MCl2। तो बच्चों अगर MCl2 लिखते हैं तो M की वैलेंसी 2 रही होगी, क्लोरीन की तो 1 होती है, तभी ये फॉर्मूला MCl2 बना है। क्यों भाई? यानी इससे हमको ये पता पड़ रहा कि M की वैलेंसी क्या है? 2 है। विच इज अ सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिड ये सब कौन होते हैं? तुम कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और वो सॉलिड्स होते हैं क्योंकि इसमें आयंस होते हैं और आयंस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होता है। एम वुड मोस्ट लाइकली बी इन द ग्रुप इन विच। कह रहा एम किस ग्रुप में होगा, ये पूछा जा रहा है। तो तुमने कहोगे सर एम की वैलेंसी क्या है? 2 है। तो आप बताएंगे कि एम वुड मोस्ट लाइकली बी इन अ ग्रुप इन विच। एम किस ग्रुप में होगा, जिसमें सोडियम है कि मैग्नीशियम है कि एल्युमिनियम है कि सिलिकॉन है, ये आपको बताना है। तो आप लोग को सर ने पढ़ाया है ऑलरेडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सर ने आपको ये पढ़ाया है कि यदि कोई केमिकल बॉन्डिंग के पहले जो चैप्टर है ना आपका, उसमें आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यही पढ़ाया जाता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ये तो आपको पता ही है। तो ये पीरियोडिक टेबल में ऐसा देखने के लिए मिलता है। अब आपको बताना है, या आपको नहीं बताया गया तो आप इतना जरूर याद रखिए कि एक ग्रुप में सभी की वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है। एक ग्रुप में सभी की वैलेंसी सेम होती है। तो बेटा m की वैलेंसी क्या है? 2 है। तो आपको चेक करना पड़ेगा इन चारों में किसकी वैलेंसी 2 है। जिसकी वैलेंसी 2 होगी m उसी ग्रुप में होगा। तो तुम कहोगे सर सोडियम जिस ग्रुप में होता है तो सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1 है। तो इस ग्रुप में तो सर m नहीं होगा। सर एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसमें भी नहीं होगा। सर सिलिकॉन की 4 होती है, इसमें भी नहीं होगा। बचा कौन सा? मैग्नीशियम। यानी कि सर m कौन से ग्रुप में होगा? मैग्नीशियम वाले ही ग्रुप में होगा, क्योंकि m की वैलेंसी यदि 2 है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी क्या होती है? 2 होती है। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको बताना होगा इस क्वेश्चन के बारे में। इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं अभी।
18वां प्रश्न है, बताइए भाई 18वां प्रश्न हम किस तरह से करेंगे। आपकी बुक में लिखा है, पढ़िए उसको। सोडियम क्लोराइड तो बच्चों सबसे पहले इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग, लिखा है सोडियम, फास्फोरस और कार्बन। क्या लिखा है, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। चलिए भाई, सोडियम के क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि बच्चों मैं आपको सिखा चुका हूँ कि सोडियम की वैलेंसी और क्लोरीन की वैलेंसी दोनों की 1 1 होती है। जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो कंपाउंड आपका क्या बनेगा, NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, भाई फास्फोरस के क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। ये फास्फोरस हो गया, ये क्लोराइड हो गया। तो फास्फोरस की जो वैलेंसी है बच्चों, वो 3 भी होती है, वो 5 भी होती है, लेकिन आपके कोर्स में 5 यूज की जाती है, और क्लोरीन की 1 होती है। तो जब आप बच्चों उसको क्रिस और क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला PCl5, है ना। कार्बन, कार्बन का क्लोराइड लिखना है। ये तो बच्चों पहले से देख चुके हैं कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो बच्चों जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, CCl4। तो बच्चों सबसे पहले बना सोडियम क्लोराइड, फिर बना फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन है तो पेंटा भी कहते हैं, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, तुम कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रोवेलेंट है, क्योंकि बहुत बार देख चुके हैं और आपने इसका स्ट्रक्चर भी सिखाया था। सर PCl5 का नहीं पता है कि क्या है। अच्छा, कार्बन का पता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। सर कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो आपने बनवाया था, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना था और इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग हुई थी। क्या हुई थी, कोवलेंट, क्योंकि इसमें सर आपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए थे पहले लेक्चर में। तो सर ये हो गया कोवलेंट। अच्छा PCl5, कहोगे सर PCl5 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन सर अभी के लिए हम कोवलेंट बॉन्डिंग लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग लिख सकते हैं। चलिए भाई, उसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ क्लोराइड, इसकी फिजिकल स्टेट इलेक्ट्रोलाइट है तो सॉलिड होगा, है ना। और ये क्या होता है, कोवलेंट PCl5, PCl कार्बन टेट्राक्लोराइड। सर ये सब कोवलेंट है ना, तो ये बेसिकली इनका नेचर कैसा होता है, गैस की तरह होता है, ठीक है ना। मोस्ट लाइकली ये लोग गैस ही होते हैं। तो बच्चों इस वाले पार्ट को मैंने टेंटेटिवली कंप्लीट कर लिया है। ऐसे बच्चों और भी काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनको आप लोग कंप्लीट करना जरा चालू करिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कंप्लीट करिए, ठीक है। कंप्लीट करिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं।